तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहेगी हमारी रीडिंग सेक्शन पे, और रीडिंग सेक्शन में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पे, जो कि है रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, यानी कि हमारे रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स। और ये रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी राइटिंग जो सेक्शन है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स। और ये मान के चलो जितने नंबर आपको रीडिंग में देगा, ऑलमोस्ट उतने नंबर ही आपको राइटिंग में भी देगा। अगर ये मान के चलो 20 से 25 नंबर के आते हैं, तो 20-25 नंबर ही आपको रीडिंग में देंगे और 20-25 नंबर ही आपको राइटिंग में भी देंगे। और रीडिंग सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वोकैब और आपकी अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स इस मिथ में रहते हैं भी अगर उनको ग्रामर रूल्स आ जाएंगे तो वो अपनी रीडिंग को सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रीडिंग के लिए, स्पेशली रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स के लिए, आपकी वोकैब और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके ग्रामर रूल्स हैं वो कुछ हद तक काम करते हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में। जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, यानी कि जिन्हें हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहते हैं, वहाँ पे आपके काम करते हैं। लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक होता है, उसमें आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और वो कैब ही काम करती है। तो आज आप कुछ एक ब्लैंक्स करके देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम उठा लेते हैं, इनमें से नीचे से उठा लेते हैं बेशक। ठीक है, कोई भूटान वाला उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखते हैं अभी किस तरीके से इसको सोल्व करना है, किस तरीके से हमारी कोलोकेशन काम करेगी, हमारी वो कैब और हमारी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो भूटान से रिलेटेड है ये। जैसे देखो, भूटान इज द लास्ट स्टैंडिंग बुद्धिस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड। जो भूटान है ना, वो दुनिया में लास्ट बुद्धिस्ट किंगडम है, भी ऐसा देश है भी जहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो किया जा रहा है अंटिल रिसेंटली। अंटिल होता है कब तक या जब तक, और रिसेंटली मतलब अभी तक। अभी तक has preserved much dash their culture since the 17th century by avoiding globalization and staying isolated from the world। अब क्या कह रहा है, अभी उसने अभी तक भी, भूटान ने अभी तक अपना प्रिजर्व करके रखा है ज्यादातर हिस्सा किसका, अपने कल्चर का। कब से? 17th सेंचुरी से। और कैसे करके रखा है? बाय अवॉइडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी कि ग्लोबलाइजेशन को तो अवॉइड कर दिया और आइसोलेट रहने लग गया वर्ल्ड से। और ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। मच ऑफ देयर कल्चर, मच अबाउट देयर कल्चर, मच टू देयर कल्चर, या फॉर देयर कल्चर। ऑफ का मीनिंग तो होता है का, अबाउट होता है के बारे में, टू होता है से, फोर होता है के लिए। अपने कल्चर का ज़्यादातर हिस्सा, पार्ट या कल्चर का, तो ऑफ सेंस बना रहा है। और थोड़ी बहुत अबाउट सेंस बना रहा है, यानी कि कल्चर के बारे में ज़्यादातर हिस्सा बचा के रखा है, कल्चर के बारे में कुछ बचा के रखा। तो ये दो ज़्यादा सेंस दे रहे हैं। कल्चर से बचा के रखा है, कल्चर के लिए बचा के रखा है, ये इतनी सेंस नहीं दे रहे। कल्चर का ज़्यादातर हिस्सा बचा के रखा है, कल्चर के बारे में बचा के रखा है, ये दो सेंस दे रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों में से कैसे लगाएं? तो अब यहाँ पे आपकी काम करेगी कोलोकेशन। कोलोकेशन कैसे? मच ऑफ एक पेयर होता है, मच ऑफ का एक पेयर होता है जो कब आता है? जब भी आपका आएगा देयर। देयर क्या होता है? एक डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर कैसे? एक आपके होते हैं प्रोनाउंस, एक होते हैं डिटरमाइनर्स। प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसे ही होता है, ही से जब डिटरमाइनर बनेगा तो बनेगा हिम। ऐसे ही शी से बनेगा हर। ऐसे ही कभी दे आ जाएगा, दे से बनेगा देर। यानी कि कभी भी अगर आपका ब्लैंक के बाद डिटरमाइनर दे रखा है और मच दे रखा है, तो यानी कि आपका सिर्फ ऑफ आएगा, यानी कि मच ऑफ देयर कल्चर। अबाउट के लिए भी सेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो कोलोकेशन काम कर रही है, मच ऑफ देयर कल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट, टेलीविजन एंड वेस्टर्न ड्रेसेस वर डैश फ्रॉम द कंट्री अप अंटिल 10 years ago। अब क्या कह रहा है अभी? इंटरनेट, टेलीविजन और वेस्टर्न ड्रेसेस थी ना जो, वो डैश थी कंट्री में कब तक? 10 साल पहले तक। तो क्या थी? समन थी, ऑब्जर्व थी, डिस्प्लेड थी, या बैन थी? सबसे पहले तो इनके मीनिंग देखो। समन क्या होता है? बुलाना या बुलावा। जैसे कोर्ट समन करता है ना, किसी चीज, किसी आदमी को अगर बुलाना होता है, कोर्ट समन करती है, यानी कि बुलाती है उसे। ऑब्जर्व होता है देखना, ध्यान से देखना। एक तो होता है नॉर्मली देखना, एक होता है ध्यान से देखना, परखना किसी चीज को। डिस्प्लेड होता है दिखाया गया। एक तो होता है देखना, एक होता है दिखाया गया। जैसे हमारी टीवी की स्क्रीन होगी, मोबाइल की स्क्रीन होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, वहां पे कोई चीज डिस्प्ले होती है, यानी कि कोई चीज दिखाई जाती है, तो उससे कहते हैं डिस्प्लेड होना। और एक होता है बैन हो जाना। तो साफ सी बात है बैन ही होगी। जब ग्लोबलाइजेशन अवॉइड कर रखा था और दुनिया से अलग रह रहा था वो, तो इंटरनेट, टेलीविजन और वेस्टर्न ड्रेसेस थी, वो बैन ही होंगी कंट्री में। ठीक है, तो बैन, बैन फ्रॉम द कंट्री। बट ओवर द पास्ट 10 years ग्लोबलाइजेशन हैव बिगन टू चेंज इन द भूटान।
लेकिन पिछले 10 सालों में जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई है भूटान में। यानी कि ग्लोबलाइजेशन है ना, जो इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें थोड़े चेंज आने स्टार्ट हो गए हैं। बट थिंग्स रिमेन परफेक्टली बैलेंस, लेकिन जो चीजें हैं फिर भी बैलेंस हो गई है। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज ए GNH। अब क्या कह रहा है, भूटान एक अकेली कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके पास GNH है। GNH क्या होती है? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस होती है। यहाँ पे देखो फुल फॉर्म भी दे रखी है उसके बारे में। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस होती है, जो क्या करती है, स्टेट्स के बारे में नंबरिंग शो करती है। अभी कौन सी स्टेट फर्स्ट नंबर पे है, किसके बारे में, हैप्पीनेस के रिलेटेड भी, कौन सी स्टेट से जो लोग हैं ज़्यादा खुश हैं, अभी कौन सी स्टेट के लोग कम खुश हैं, तो उस तरीके से उसको नंबरिंग देती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ना भी, जो यूनाइटेड नेशन करवाता है भी, कौन सी कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी है, फिर फिनलैंड है, डेनमार्क है, इस तरीके से तो रैंकिंग देता है ना। इसी तरीके से GNH भी अपनी स्टेट्स को रैंकिंग देता है। ठीक है। You may think GNH is just another dash based term with no real life application। आप शायद ये सोच सकते हो भी जो GNH है ना, वो एक डैश बेस्ड टर्म है, एक अनदर, एक दूसरी डैश बेस्ड टर्म है भी, जिसकी कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस नहीं है। अब वो कैसी टर्म हो सकती है? स्टैटिस्टिकली, बेयरली, ओवरवेलमिंगली और रफली। स्टैटिस्टिकली क्या होता है? आंकड़ों पे। आप शायद ये सोच सकते हो भी जो GNH है वो आंकड़ों पे बेस्ड टर्म है। और अभी मैंने बताया भी था जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकिंग देती है, तो थोड़ी सेंस बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बेयरली। बेयरली मतलब कभी कभार, रफली कोई चीज होना, यानी कि कभी कभार जो चीज होती है ना उसे कहते हैं बेयरली। ओवरवेलमिंगली का मतलब कहते हैं स्ट्रोंगली, कोई चीज स्ट्रोंगली करना, है ना, तो वो होता है ओवरवेलमिंगली। रफली होता है लगभग, सबसे ज्यादा। भी GNH है वो कभी कभार बेस्ड टर्म है, स्ट्रोंगली बेस्ड टर्म है कोई मजबूती से, या लगभग बेस्ड टर्म है। इन तीनों की इतनी सेंस नहीं बना रही, लेकिन आंकड़ों पे बेस्ड टर्म है। और किस तरीके से आंकड़ों पे बेस्ड टर्म है वो मैंने आपको बता भी दिया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंकिंग निकलती है। इट रेफर्स टू ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ये ऑलरेडी इसने बता दिया। तो आप सीधा यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ये लाइंस को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। भूटान हैज कंटिन्यूसली बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन ऑल ऑफ द एशिया। अब ये क्या कह रहा है भी, जो भूटान है ना, इसको लगातार रैंक दिया जा रहा है, किस तरीके से? हैप्पीएस्ट कंट्री इन ऑल ऑफ द एशिया, यानी कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है ना जो, वो कौन है? भूटान है। एंड द एट्थ हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वीक। और एशिया में तो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है भूटान, और दुनिया में कौन सी? 8वें नंबर पे। यानी कि एशिया में सबसे पहले नंबर पे आ रही है, और दुनिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो 8वें नंबर पे आ रहा है भूटान, हैप्पीएस्ट कंट्री के मामले में। किसके अकॉर्डिंग? बिजनेस वीक के अकॉर्डिंग। बिजनेस वीक एक मैगजीन है, ठीक है, मैगजीन का नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग शो कर रहे हैं। इन 2007 भूटान हैज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP इन द वर्ल्ड। अब क्या कह रहा है, 2007 में जो भूटान की GDP थी ना, वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP थी पूरी दुनिया में। एट द सेम टाइम एज डैश द एनवायरमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी। और एक ही वो कैसे होगी जो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP कैसे हुई? क्योंकि एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे वो अपने एनवायरमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी को डैश कर रहे थे, एज डैश देयर एनवायरमेंट। तो ऐसा वो क्या कर रहे थे भी अपने एनवायरमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी को लेके भी, जिससे उनकी जो कंट्री थी उसकी जो GDP थी वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP होगी। डिमीनिंग, इंट्रूडिंग, मेंटेनिंग और मोरिंग। डिमीनिंग का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना, ठीक है, नीचा दिखाना, यहाँ कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है। इंट्रूडिंग मतलब घुसपैठ करना। मेंटेनिंग यानी कि बना के रखना, कोई थोड़ी बहुत सेंस दे रहा है। मोरिंग, ये भी, मोरिंग का मतलब क्या होता है? शोक, दुखदाई कोई चीज। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, ये तीन ऑप्शन तो आपको नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव चीजें करके तो अपना एनवायरमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी तो अच्छे हो नहीं सकते। तो साफ सी बात है, मेंटेन करना, यानी कि वो अपने एनवायरमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे होंगे, तभी तो उनकी जो GDP थी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP बन गई, सेकंड नंबर की, है ना। तो इस तरीके से अपने को आंसर ढूंढने हैं इसके। अभी आप आंसर शो करते हैं, देखते हैं इसके क्या आंसर आते हैं। ठीक है, तो चारों ठीक है। अब इन चारों में देखो, सिर्फ जो फर्स्ट वाला था वहां पे हमारी कोलोकेशन काम की, बाकी तीनों में हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी वो कैब, ठीक है। अगर जितनी अगर जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी वो कैब और अंडरस्टैंडिंग होगी, उतने ही सही आंसर होने के चांस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करके देखते हैं।
अब ये है डांस से रिलेटेड। ठीक है, डांस हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी म्यूजिकल्स। क्या कह रहा है भी, जो डांस है ना उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कहाँ पे, मैनी म्यूजिकल्स में, यानी कि काफ़ी कार्यक्रमों में। इन सम डैश डांस नंबर्स आर इंक्लूडेड एज एन एक्सक्यूज टू ऐड टू द कलर एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ द शो। अब ये क्या कह रहा है भी, कुछ डैश में भी जो डांस है ना उसको इस तरीके से इंक्लूड किया गया है भी ताकि वो जो शो में ना कलर जमा दे, यानी कि रंग जमा दे। इन सम डैश, इन सम डायमेंशंस, केसेस, ब्रीफ एंड एक्सटेंट। डायमेंशंस क्या होती है, आकार विकार किसी चीज का। ठीक है, कुछ आकार में सेंस नहीं दे रहा। इन सम केसेस, केसेस क्या होता है, स्थितियां। ठीक है, केसेस होता है स्थितियां, तो ये थोड़ी सेंस दे रहा है। ब्रीफ मतलब कंक्लूजन, किसी चीज का कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन में ये सेंस नहीं दे रहा। इन सम एक्सटेंट, सम एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट क्या होता है, हद तक, कुछ हद तक। अब इन चारों में से जो दो सेंस दे रहे हैं वो है केसेस और एक्सटेंट, है ना। लेकिन कभी अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा, अब एक चीज देखो यहाँ पे हमारी कुछ कोलोकेशन की हेल्प हो सकती है। कैसे, कभी भी अगर एक्सटेंट हमें यूज करना पड़ेगा तो इन नहीं आएगा, हमेशा आएगा टू। टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक। कहते हैं ना भी कुछ हद तक ये चीज सही हो सकती है, कुछ हद तक गलत भी हो सकती है, तो वो चीज है। अगर एक्सटेंट यूज करना है ना तो हमेशा यहाँ पे टू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है इन, तो आएगा हमेशा इन सम केसेस, यानी कि कुछ स्थितियों में। तो इस तरीके से कुछ मामलों में, कुछ स्थितियों में जो डांस है ना उसको इस तरीके से इंक्लूड किया जाता है भी ताकि वो शो में थोड़ा सा रंगमंच सा जमा दे, रंग जमा दे। बट डांस इज मोर इफेक्टिव, लेकिन जो डांस है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है व्हेन, कब हो जाता है, व्हेन इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डैश, जब ये उस डैश का कोई इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। किसका इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, ये ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। प्रोवेस का, प्लॉट का, फिनोमिनन का और राउंड अबाउट का। प्रोवेस क्या होता है, वीरता, करेज, साहस। प्लॉट क्या होता है, कोई प्लेटफॉर्म, जैसे यहाँ पे शो है ना, शो का ही सिनोनियम है ये प्लॉट, प्लेटफॉर्म। फिनोमिनन क्या होता है, घटना। राउंड अबाउट क्या होता है, कोई गोल चीज। ठीक है, अब यहाँ पे साफ सी बात है, देखो जब यहाँ पे भी शो में रंग जमाने की बात कर रहा था डांस, तो इम्पोर्टेंट पार्ट भी तो शो का ही तो बनेगा ये, है ना। तो यानी कि क्या कह रहा है भी, जो डांस है कभी कभी ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। और कब ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है, जब ये शो का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। कभी कभी तो इसको सिर्फ रंगमंच से जमाने के लिए, काम चलाऊ चीज बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी तो ये शो का सबसे ज्यादा हिस्सा ही डांस बन जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा ही डांस बन जाता है। आगे करते हैं, एन अर्ली एग्जाम्पल इज रिचर्ड रोजर ऑन यूर टोस। अब इसका अर्ली एग्जाम्पल यानी कि सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रिचर्ड रोजर ऑन यूर टोस। ये एक स्टोरी का नेम है, रिचर्ड रोजर, जो 1936 में आई होगी। इन विच द स्टोरी अबाउट क्लासिकल बैलेट, और ये स्टोरी किसके बारे में है, क्लासिकल बैलेट, कोई संगीत के बारे में आई है। क्लासिकल बैलेट, जैज, ये सारे म्यूजिक्स की फॉर्म होती है, जैसे हिप हॉप, बीट, ऐसे जैज होते हैं ना, ऐसे। ऑफ द वर्ल्ड ऑफ जैज इनेबल डांस, इस सारे जो म्यूजिक्स थे इन्होंने डांस को इनेबल किया, यानी कि योग्य बनाया। टू बी इंट्रोड्यूस इन अ वे, इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया इन्होंने डांस को, दैट डैश, जो डैश करे, रेदर देन इंटरप्ट द ड्रामा। डांस को क्या किया जा सकता है, एनकम्बर, एनकम्बर का मीनिंग क्या होता है, उलझाना कोई चीज, यानी कि ये तो नेगेटिव सेंस है। एनहांस होता है बढ़ाना किसी चीज को। लेवल क्या होता है, एक लेवल, कोई स्तर। अब लेवल पॉजिटिव था यानी कि बढ़ा हुआ लेवल था, या नेगेटिव लेवल था ये तो बता ही नहीं रखा, यानी कि हाफ इंफॉर्मेशन है तो ये भी नहीं आएगा। क्रम्पल्स का मीनिंग क्या होता है, झुर्रियां, जैसे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है ना, कोई दरारें पड़ जा रही हैं, इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो बाद वाली दे रखी है। बाद वाली क्या है, इंटरप्ट, यानी कि एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि ड्रामा को इंटरप्ट कर रहा है, यानी कि रोक रहा है, कोई बाधा डाल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगी। तो वो डांस को क्या करेगा, इनकम्बर्स करेगा, इनहेंस करेगा, लेवल्स करेगा या क्रम्पल्स करेगा। एनकम्बर का मीनिंग क्या होता है, उलझाना कोई चीज, यानी कि ये तो नेगेटिव सेंस है। एनहांस होता है बढ़ाना किसी चीज को। लेवल क्या होता है, एक लेवल, कोई स्तर। अब लेवल पॉजिटिव था यानी कि बढ़ा हुआ लेवल था, या नेगेटिव लेवल था ये तो बता ही नहीं रखा, यानी कि हाफ इंफॉर्मेशन है तो ये भी नहीं आएगा। क्रम्पल्स का मीनिंग क्या होता है, झुर्रियां, जैसे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है ना, और झुर्रियां भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं आएगा। और ये हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये भी नहीं आएगा। और फर्स्ट एनकम्बर्स यानी कि उलझाना, तो ये भी नहीं आएगा। सिर्फ एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बची है जिसमें है एनहांसिस, यानी कि बढ़ाना। यानी कि 1936 में जो ये स्टोरी आई थी ना, इसमें जो म्यूजिक था
उसने डांस को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया भी जो शो को, जो ये ड्रामा था उसको एनहांस करे, उसकी इंजॉयमेंट को एनहांस करे बजाय कि इंटरप्ट करने के, बाधा डालने के। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हमको ढूंढने हैं इसमें। अब आंसर शो करके देखते हैं। ठीक है, तो तीनों सही हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाले में हमारी कोलोकेशन और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगी, बाकी दोनों अंडरस्टैंडिंग और हमारी वो कैब बेस्ड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आंसर ढूंढने हैं। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। तो सिर्फ एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बची है जिसमें है एनहांसिस यानी कि बढ़ाना। यानी कि 1936 में जो ये स्टोरी आई थी ना, इसमें जो म्यूजिक था उसने डांस को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया भी जो शो को, जो ये ड्रामा था उसको एनहांस करे, उसकी इंजॉयमेंट को एनहांस करे बजाय कि इंटरप्ट करने के, बाधा डालने के। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हमको ढूंढने हैं इसमें। अब आंसर शो करके देखते हैं। ठीक है, तो तीनों सही हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाले में हमारी कोलोकेशन और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगी, बाकी दोनों अंडरस्टैंडिंग और हमारी वो कैब बेस्ड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आंसर ढूंढने हैं। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। टीनेज डॉटर से रिलेटेड है ये। यूवर टीनेज डॉटर गेट्स टॉप मार्क्स इन स्कूल। क्या कह रहा है भी, जो आपकी टीनेज डॉटर है ना वो स्कूल में टॉप मार्क्स ले रही है। कैप्टन्स द डिबेट टीम, और डिबेट टीम को कैप्टन भी कर रही है यानी कि कैप्टन भी बन रही है। एंड वॉलंटियर्स एट ए शेल्टर फॉर होमलेस पीपल पीपल और जो होमलेस पीपल है ना यानी कि बेघर लोग है ना, उनको शेल्टर दिलाने में वॉलंटियर भी कर रही है, यानी कि कोई एनजीओ में भी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो वॉलंटियर करना मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट करना और बिना किसी प्रॉफिट के पार्टिसिपेट करना यानी कि वॉलंटियर करना। बट अब देखो यहाँ पे बट आ गया, और मैंने पिछले वाले ब्लैंक में भी बताया भी, जो बट से पहले होगा बट के बाद ऑपोजिट होगा। यानी कि यहाँ पे सारे में उसकी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बता रहा है टीनेज डॉटर की, तो बट के बाद उसकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बताएगा। बट वाइल ड्राइविंग द फैमिली कार, लेकिन जब फैमिली कार को ड्राइव करते वक्त शी टेक्स्ट मैसेजेस हर बेस्ट फ्रेंड, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज कर रही है ना, बता दिया ना। देखो ऊपर तो कितनी समझदार समझदार वाली चीजें कर रही है, लेकिन नीचे क्या कर रही है वो, कार चलाते समय मैसेजेस कर रही है अपनी फ्रेंड को। एंड रियर एंड अनदर व्हीकल, और पीछे आने वाली गाड़ियों को रोक रही है। ठीक है, यानी कि उनको आगे निकलने नहीं दे रही। ठीक है, तो वो चीज बता रहा है। हाउ कैन टीन्स बी सो क्लेवर। टीन्स क्या होते हैं, टीनेजर जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं, जो 13 से 19 की एज में होते हैं। हाउ कैन टीन्स बी सो क्लेवर, अकम्प्लिश्ड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रेकलेस डैश। भी कैसे जो एक टीनेज बच्चा है वो इतना चालाक हो सकता है, इतना निपुण हो सकता है। अकम्प्लिश्ड मीनिंग होता है निपुण यानी कि परफेक्ट होना। भी कैसे एक बच्चा इतना चालाक हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है और लापरवाह भी हो सकता है। रेकलेस का मतलब लापरवाह होना। यानी कि कैसे एक बच्चा इतना चालाक, निपुण, परफेक्ट, जिम्मेदार और लापरवाह हो सकता है, डैश फॉर द टाइम बीइंग, एट द सेम टाइम, एज एवर या इन गुड टाइम। ठीक है, अब मीनिंग्स देखो इनके। फॉर द टाइम बीइंग यानी कि कुछ समय के लिए। एट द सेम टाइम यानी कि एक ही टाइम पे। एज एवर मतलब जैसा ही या जैसे ही। इन गुड टाइम्स यानी कि अच्छे समय में। भी कैसे एक बच्चा चालाक, परफेक्ट, जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार यानी कि लापरवाह हो सकता है कुछ समय के लिए या एक ही समय पे। तो अभी देखो उसने एक ही बच्चे के बारे में, यानी कि एक ही लड़की की अच्छी चीजें भी बता दी और बुरी चीजें भी बता दी, तो साफ सी बात है सेंस किसकी बन रही है, एट ए सेम टाइम। यानी कि अब यहाँ पे बता रहे हैं ना भी, एक लड़की जो इतने अच्छे मार्क्स भी ले रही है, कैप्टन भी है वो टीम की, और इतनी मतलब भी अच्छे काम भी कर रही है, वो गरीब लोगों की हेल्प भी कर रही है, लेकिन जब वो रोड पे जा रही है तो कैसी फालतू की हरकतें कर रही है। यानी कि एक ही टाइम पे कोई टीनेज बच्चा इतना अच्छा यानी कि इतना जिम्मेदार और लापरवाह हो सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एट द सेम टाइम। इजिली, according to two physicians at Children's Hospital Boston and Harvard Medical School, who have been dash the unique structure and chemistry of adolescent brain। दो फिजिशियंस हैं जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोस्टन में और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स में काम कर रहे हैं। हु हैव बीन डैश द यूनिक स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री ऑफ एडोलसेंट ब्रेन, जो किसी यूनिक स्ट्रक्चर को डैश कर रहे हैं, और केमिस्ट्री ऑफ एडोलसेंट ब्रेन, केमिस्ट्री मतलब उसके काम करने का तरीका, यानी कि एडोलसेंट ब्रेन के काम करने के तरीके को और किसी यूनिक स्ट्रक्चर को डैश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो हु हैव बीन, बीन आ गया तो बीन के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है।
कभी भी हैज हैव हैड आता है, अगर अकेला हैज हैव या हैड आएगा तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज हैव हैड के बाद बीन आएगा तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ऑप्शंस देखते हैं अपन। तो चारों ही ऑप्शन हमको आईएनजी वाले दे रखे हैं। अब यहाँ पे इनके मीनिंग देखो। एक्सपोजिंग का मीनिंग क्या होता है? खुलासा करना। एक्सप्लोरिंग का मतलब पता लगाना। एनुमरेटिंग का मतलब होता है गिनना, किसी चीज को गिनना। और एक्सप्लेनिंग का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, कोई चीज समझाना। ठीक है, दो फिजिशियंस हैं जो किसी यूनिक स्ट्रक्चर को और ब्रेन के काम करने के तरीके को क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगा रहे हैं। किसी यूनिक स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हैं, खुलासा थोड़ा ना करेंगे किसी यूनिक स्ट्रक्चर का, पता ही तो लगाएंगे। हु हैव बीन एक्सप्लोरिंग द यूनिक स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ डॉल्स एंड ब्रेन। तो ये आ गया सेकंड का आंसर। नेक्स्ट करते हैं, द टीनेज ब्रेन इज नॉट जस्ट एन डैश ब्रेन विद फ्यूअर माइल्स ऑन इट। एन आ गया, तो एन के बाद क्या आता है? ए एंड द के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन। अगर नाउन दे रखा है तो एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पे देखो ब्रेन है, तो ब्रेन क्या है? नाउन है, तो नाउन दे रखा है यानी कि एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में देखो एम्पल, अडल्ट, अडल्टहुड और अबंडेंट। एम्पल का मीनिंग क्या होता है? अबंडेंट का मीनिंग सेम मीनिंग होता है, यानी कि सफिशिएंट, कोई चीज सफिशिएंट मात्रा में हो। अडल्ट का मीनिंग क्या होता है? वयस्क, मैच्योर। और अडल्टहुड इसी का ही नाउन है, ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन। यानी कि मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का सिनोनियम है अडल्टहुड, और मैच्योर का है अडल्ट। यानी कि यहाँ पे एक तीन तो एडजेक्टिव है और एक नाउन है, ये तो आता ही नहीं। तो ब्रेन की बात हो रही है तो ब्रेन क्या हो सकता है? सफिशिएंट। अगर ये दोनों के सेम मीनिंग है तो इन दोनों में से, और दोनों में ही वोवल दे रखे हैं, यानी कि ये दो तो आएंगे नहीं। और बचा क्या? अडल्ट ब्रेन, क्योंकि टीनेज ब्रेन की बात हो रही है तो साफ सी बात है, टीनेज ब्रेन कैसा ब्रेन नहीं होगा? अडल्ट ब्रेन नहीं होगा, है ना। अडल्ट ब्रेन क्या होता है? जो टीनेज से ऊपर बढ़ गया है, यानी कि 19 के बाद जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट हो जाते हैं। यानी कि जो टीनेज ब्रेन है वो सिर्फ अडल्ट ब्रेन नहीं है, विद फ्यूअर स्माइल्स ऑन इट, यानी कि जिसपे थोड़ी सी जगह हो। थोड़ी सी जगह किस तरीके से? अब ब्रेन का साइज तो सेम रहता है, लेकिन जो अडल्ट का ब्रेन होता है ना, वो एक प्रोग्रेस करना बंद कर देता है, यानी कि उसमें सारी प्रोग्रेस हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जो टीनेज का ब्रेन है वो भी, उसको काफी सफर करना है, यानी कि उसको काफी अभी प्रोग्रेस करनी है, सेज। और ये किसने कहा है? ये सारी चीजें किसने कही है? फ्रांसिस ई जेनसन ने, जो प्रोफेसर है किस चीज का? न्यूरोलॉजी का। इट्स ए पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ डैश। अब ये एक पैराडॉक्सिकल टाइम होता है, कौन सा? टीनेज जो एज होती है ना, यानी कि 13 से 19 जो एज होती है, वो एक पैराडॉक्सिकल टाइम होता है। पैराडॉक्सिकल मतलब ऑन गोइंग, जिस दौरान सारी चीजें भी घटित हो रही हैं, कोई चीज चल रही है। ये एक पैराडॉक्सिकल टाइम होता है किस चीज का? डैश का। एनरिचमेंट का, डेवलपमेंट का, अडल्टहुड का, या अडोरेशन का। एनरिचमेंट क्या होती है? उपजाऊ, यानी कि फसलों से रिलेटेड वर्ड है ये। तो ब्रेन्स में तो इतना नहीं यूज होगा। डेवलपमेंट मतलब तरक्की करना। अब डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, और कोई नॉन लिविंग थिंग की भी होती है। और अडल्टहुड अभी बताया था, ऊपर आया था, मैच्योरिटी। एडोरेशन का मीनिंग क्या होता है? आस्था, भक्ति वगैरह, श्रद्धा वगैरह, है ना। तो ये भी नहीं आएगा इतना, ये भी नहीं इतनी सेंस बना रहा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं बना रहा। तो ये पैराडॉक्सिकल टाइम होता है किसका? डेवलपमेंट का, यानी कि एक ऑनगोइंग टाइम हो रहा होता है, इसमें जो ब्रेन हो रहा होता है बच्चे का डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का एक पैराडॉक्सिकल टाइम हो रहा होता है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, रिसर्च ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो रिसर्च है पिछले 10 सालों में हुई है, पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से पावर्ड थी। पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी मतलब भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जितनी भी रिसर्च हुई है ना पिछले 10 सालों में, सच एज फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। रेजनिंग क्या होता है? इको, गूंज। हैज रिवील्ड दैट, और क्या रिवील्ड किया है? यंग ब्रेन हैव डैश फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सिस एंड सेक्शन दैट रिमेन अनकनेक्टेड। जो यंग ब्रेन है ना, हैव बोथ। अब आप कहोगे हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म कोई है ही नहीं, थर्ड फॉर्म है ही नहीं कोई। तो देखो हैज, हैव और हैड का मीनिंग जो यूज होता है सिर्फ थर्ड फॉर्म के लिए यूज नहीं होता, यानी कि उसके बाद जरूरी नहीं है अगर वर्ब भी होगी। इसके बाद इसका यूज होने ना होने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ भी मेरे पास 4 पेन है, तो मैं कहूँगा आई हैव 4 पेन्स। इसी तरीके से यहाँ पे होने की बात कर रहा है भी, जो यंग ब्रेन है उसके पास है, क्या है उसके पास? एक तो फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सिस है। सिनेप्सिस क्या होती है? कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं हैं जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हैं। और एक सेक्शन है, क्या उसके, यानी कि ब्रेन में उसका एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा पार्ट है जो रिमेन है, यानी कि अनकनेक्टेड है, किसी से भी, किसी से भी कनेक्ट नहीं होता।
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो अब इजी वे, इसको करने का इजी तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा बोथ। बोथ क्यों आएगा सबसे, वो भी बताता हूँ। पहले तो मीनिंग्स के, इनके मीनिंग देख लो। बोथ मतलब होता है दोनों, फ्यू मतलब होता है कुछ, होल मतलब होता है सारा का सारा, इधर मतलब होता है और। ठीक है, अब ये देखो पेयर कैसे बनेगा। अब बोथ क्यों आएगा, पेयरिंग की वजह से। पेयर कैसे, जैसे एंड आ गया ना, तो एंड के साथ हमेशा या तो बोथ का पेयर बनेगा या बनेगा बिटवीन का। इसी तरीके से ईदर, कभी भी ईदर आएगा यहाँ तो बनेगा और का पेयर। और का पेयर किसके साथ बनता है, एक ईदर और एक वेदर के साथ। ऐसे ही अगर कभी नीदर आ जाए या नाइदर, जिसे हम नीदर नाइदर कह देते हैं, तो उसका पेयर बनेगा नोर के साथ, NOR, नोर के साथ। तो यहाँ पे तो एंड दे रखा है और बोथ है, तो बोथ का पेयर बनेगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो, जो यंग ब्रेन है ना उसके पास है क्या है, दोनों चीजें हैं। और वो दोनों चीजें कौन सी है, एक तो तेजी से ग्रो होती कोशिकाएं, और एक सेक्शन है जो अनकनेक्टेड है किसी दूसरे सेक्शन से। दिस लीव्स टीन्स इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीजें हैं, ये एक टीन एज बच्चे को ऐसी स्थिति में लाके छोड़ देती हैं भी जहाँ पे वो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है, किससे, बाय देयर एनवायरनमेंट, यानी कि उसके एनवायरनमेंट से, यानी कि आसपास के लोगों से। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब भी आसपास के रहने वाले लोगों से वो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है। एंड मोर प्रोन टू इम्पल्सिव बिहेवियर। प्रोन मतलब झुकाव हो जाना भी, और उसका झुकाव हो जाता है किसकी तरफ, इम्पल्सिव बिहेवियर की तरफ। इम्पल्सिव बिहेवियर क्या होता है, ऐसा बिहेवियर जब बच्चे कुछ सोचे समझे बिना कोई एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लग जाते हैं वो। तो जब भी ऐसा बिहेवियर बच्चे शो करें ना, बिना कोई सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो उसे कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर। तो वही कह रहा है भी, जो ये कोशिकाओं में बदलाव आ रहा होता है ना इतनी तेजी से, तो इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं ना इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आसपास के लोगों से, और जिसकी वजह से जो उनका बिहेवियर होता है ना वो भी एक इम्पल्सिव बिहेवियर की तरफ झुकाव हो जाता है। इवन विदाउट द डैश ऑफ सूप्ड अप हार्मोन्स। सूप्ड अप हार्मोन्स क्या होते हैं, अभी ऐसे हार्मोन जिनकी जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, जो फ्रीज हो चुके हैं, यानी कि काम करना बंद कर दिया है। एंड एनी जेनेटिक और फैमिली प्रेडिस्पोजिशन। प्रेडिस्पोजिशन क्या होता है, वीकनेस, कोई जेनेटिक वीकनेस। अब ऑप्शंस देखते हैं। इवन विदाउट द डैश ऑफ सूप्ड अप हार्मोन्स, इम्पैक्ट ऑफ, इम्प्रेस ऑफ, इम्पेयर ऑफ या इम्पोज ऑफ। यहाँ पे भी हमारी कोलोकेशन काम करेगी, लेकिन सबसे पहले आप मीनिंग देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव। इम्प्रेस क्या होता है, कोई छाप छोड़ देना अपना, इम्प्रेस करना है किसी को। इम्पेयर क्या होता है, गड़बड़, किसी चीज की गड़बड़ हो जाना, है ना। और इम्पोज होता है थोपना, लागू कर देना किसी चीज को। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऑफ एक कोलोकेशन है, ठीक है। तो कोलोकेशन की वजह से हमें यहाँ पे आंसर पता लग गया हमारा। तो अब यहाँ पे पढ़ के देखो भी, जो बच्चे होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट से, और उनका बिहेवियर हो जाता है इम्पल्सिव बिहेवियर। और क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो तेजी से बदल रही होती हैं। और वो जरूरी नहीं होता भी जो उनके ये सारे बदलाव आ रहे होते हैं, यानी कि जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, जरूरी नहीं है अभी उनके सूप्ड अप हार्मोन की वजह से होंगे, या भी ऐसे हार्मोन की वजह से होंगे भी जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, या भी कोई जेनेटिक वीकनेस की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये चीज कहना चाह रहा है वो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप आंसर आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे। तो अभी आप आंसर शो करके देखते हैं इसका क्या है। तो ठीक है, सारे ही आंसर ठीक है। तो इस तरीके से अपने को आंसर आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहाँ पे भी हमारे ये मान के चलो, सिर्फ एक जगह हमारी कोलोकेशन काम करी है, और एक जगह हमारा थोड़ा सा पेयर काम करा है, बाकी सारी जगह हमारी अंडरस्टैंडिंग काम आई है, और वो कैब की नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स के लिए। जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो सिर्फ रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कह सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप में काम करते हैं, और वो भी कितने काम करते हैं, 15-20%। ये मान के चलो अगर 15 ब्लैंक्स आए तो 15 में से 3-4 भी हार्डली, बड़ी मुश्किल से आपके एक्यूरेटली ग्रामर रूल्स की वजह से सोल्व होंगे, अदरवाइज बाकी सारे में आपके अंडरस्टैंडिंग और वो कैब काम करेगी। लेकिन जो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स हैं वहाँ पे तो ग्रामर रूल्स भूल ही जाओ। वहाँ पे जो सबसे मेजर जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और वो कैब, और कुछ हद तक आपकी कोलोकेशन। और कोलोकेशन कितनी काम करी है, यानी कि हर एक में सिर्फ एक एक ही, बाकी सारे आपके वो कैब और अंडरस्टैंडिंग की वजह से सोल्व हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करना, डेली के प्रैक्टिस किया करो। कितने प्रैक्टिस करने हैं, कोशिश किया करो 10 से 15 ब्लैंक डेली के प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आप अपनी प्रिडिक्शन खत्म कर लो। अभी नवंबर प्रिडिक्शन आएगी, नवंबर प्रिडिक्शन आ गई होगी, तो उसको सोल्व कर लो सबसे पहले। उसकी जो वो कैब है ना, उतनी ही वो कैब कर लो और उसको ही अंडरस्टैंड कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली इतनी
अच्छी हो जाएगी, आगे आने वाले ब्लैंक्स तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप में। उसको उसमें मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से ग्रामर रूल्स भी इंप्लीमेंट करने होते हैं।